आज हम बीए भाग द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक सिद्धांत द्वितीय, जिसे समष्टि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, के अंतर्गत मुद्रा के मूल्य एवं मुद्रास्फीति के संबंध में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम मुद्रा के मूल्य के अंतर्गत कि किस प्रकार से सूचकांकों का निर्माण किया जाता है और सूचकांकों के द्वारा मुद्रास्फीति को मापा जाता है, उसका हम थोड़ा सा अध्ययन पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ मुद्रा के मूल्य के अंतर्गत मैं ये बताना चाहूँगा कि मुद्रा का जो मूल्य होता है वो सामान्य कीमत स्तर के विपरीत होता है। जब कीमत स्तर बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य घटता है और जब कीमत स्तर घटता है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। ये हम पूर्व के अध्ययन में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम विशेषतः मुद्रास्फीति का अध्ययन करेंगे। तो मुद्रास्फीति जिसे इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहा जाता है और अपस्फीति जिसे डिफ्लेशन कहा जाता है। मुद्रास्फीति में कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती है, जबकि अपस्फीति में कीमत स्तर, उत्पत्ति एवं रोजगार में गिरावट आती है। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए डिसइन्फ्लेशन यानी विस्फीति के जो उपाय किए जाते हैं उसे हम विस्फीति कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन, तथा अपस्फीति को दूर करने के जो उपाय किए जाते हैं उसको रिफ्लेशन या संस्फीति के नाम से जाना जाता है। इसलिए जब भी हम विस्फीति की चर्चा करेंगे तो वो मुद्रास्फीति के साथ करेंगे और संस्फीति की चर्चा करेंगे तो वो अपस्फीति के साथ करेंगे। पिछले वर्षों में हमने देखा है कि मुद्रास्फीति व बेरोजगारी तथा मूल्यों में तेजी व रोजगार में मंदी दोनों के एक साथ पाए जाने की प्रवृत्ति देखने को मिली है। इसको हम स्टैगफ्लेशन या स्लम्पफ्लेशन या रिस्फ्लेशन नया शब्द है को कहा जाता है। मुद्रास्फीति की समस्या अब जो है वो विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है। विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के जो देश हैं वो इस समस्या के शिकार पाए जाते हैं। मुद्रास्फीति को अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। दूसरी प्रमुख समस्या हमारे सामने बेरोजगारी की होती है। तो जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों एक साथ पाए जाते हैं तो आर्थिक समस्या और भी ज़्यादा जटिल हो जाती है। अर्थशास्त्रियों के समक्ष आज जो मुख्य प्रश्न है वो यह है कि मूल्य स्थिरता और पूर्ण रोजगार दोनों को एक साथ कैसे प्राप्त किया जाए। इसी संदर्भ में वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 से प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI निकाला जाता है। इसको प्रचलित कीमतों पर GDP में स्थिर कीमतों पर GDP का भाग देकर 100 से गुणा करके डिफ्लेटर निकाला जाता है। जैसा कि हम GDP डिफ्लेटर में पढ़ चुके हैं, यह उपभोक्ता कीमत सूचकांक का काम करता है ना। तो इसके अंतर्गत जो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स दिए गए हैं 2014 के दिए गए हैं। मैंने यहाँ कुछ देशों को, 4 देशों को ही लिया गया है जो भारत के पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश का था 7, पाकिस्तान का 7.2, चाइना का 2 और भारत का 6.4। तो 2014 में अगर इसके साथ और भी हैं, जैसे मिस्र है ना, मिस्र में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 10.1% पाई गई थी, जबकि भारत में ये 6.4% और चीन में 2% अपेक्षाकृत बहुत ही नीची रही थी। तो ये आंकड़े देखने से हमें पता चलता है कि समस्या केवल मुद्रास्फीति की नहीं है, बल्कि मुद्रास्फीति की गति में वृद्धि की भी पाई जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की दर थोक मूल्य व उपभोक्ता मूल्यों के सूचकांकों के आधार पर ज्ञात की जाती है। जो थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति होती है उसे हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं और उसका आधार जो है अभी 11-12 है। उपभोक्ता मूल्यों पर आधारित अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का आधार वर्ष 2001 बराबर 100 है। अब भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का एक नया सीरीज चालू किया गया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों
एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग खुदरा मूल्य सूचकांक घोषित किए जाते हैं और ये साथ में समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी घोषित किया जाता है। विश्व के ज़्यादातर देशों में आजकल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर ही प्रयुक्त की जाती है। अब हम आते हैं मुद्रास्फीति की, ये तो हमने स्थिति देख ली। अब मुद्रास्फीति हम कहेंगे किसको? तो इसके संबंध में जो है कई प्रकार के भ्रम भी पाए जाते हैं कि जब सामान्य मूल्य स्तर में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो इसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। सामान्य मूल्य स्तर में अनेक वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों का समावेश किया जाता है। 1-2 वर्षों में सामान्य कीमत स्तर का बढ़ना मुद्रास्फीति नहीं कहलाता है, बल्कि कीमत स्तर में लगातार बढ़ने का रूप मुद्रास्फीति कहलाता है। इसके अलावा मुद्रास्फीति के समय कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है और कुछ की घट भी सकती है और कुछ की स्थिर भी रह सकती है, लेकिन औसत रूप में कीमतें जो है या औसत रूप में जो है सामान्य कीमत स्तर में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है और यह प्रवृत्ति निरंतर जारी रहती है, जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो जब किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़े और मुद्रा का मूल्य कम हो जाए तो ये एक गणितीय आकलन पर आधारित एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है, जिससे बाजार में मुद्रा का प्रसार व वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है कि सामान्य कीमत स्तर में किस प्रकार की प्रवृत्ति है। प्रोफेसर गार्डनर एक्ले ने मुद्रास्फीति की परिभाषा देते हुए कहा है कि हम मुद्रास्फीति को सामान्य कीमत स्तर में निरंतर व काफ़ी वृद्धि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इससे मुद्रास्फीति स्पष्टतया एक प्रक्रिया बन जाती है, यानी एक प्रोसेस बन जाती है। बढ़ती कीमतें, न कि ऊंची कीमतें। कीमतें ज़्यादा होना मुद्रास्फीति नहीं है, बढ़ती हुई कीमतें, निरंतर बढ़ती हुई कीमतें मुद्रास्फीति होगी। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति एक असंतुलन की दशा होती है। इसका विश्लेषण स्थितिकी के उपकरणों से नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रायोगिक रूप से इसका विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि स्थितिकी हमें उन दशाओं के बारे में तो बतला देती है जिनमें मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकती है, अथवा यह उसकी सीमाओं को भी परिभाषित कर सकती है, लेकिन मुद्रा की दर का विश्लेषण करने के लिए यह प्रति वर्ष 15% की बजाय 1% ही क्यों बढ़ी, ये जो है स्पष्ट करने का काम प्रावैगिकी का होता है और इसलिए इसका अध्ययन प्रावैगिकी के अंतर्गत किया जाता है। हमें यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि एक वस्तु की बाजार में किसी समय पाई जाने वाली कीमत स्टॉक की अवधारणा होती है और एक अवधि में उसमें वृद्धि या मुद्रास्फीति की दर प्रवाह की अवधारणा होती है। तो मुद्रास्फीति एक प्रवाह की अवधारणा है। जैसे हम मान लें कि दिसंबर 2019 में चीनी का भाव 40 रुपये किलो था, तो ये एक स्टॉक की अवधारणा है और यही जो है अगस्त 2020 तक, यानी दिसंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 के बीच में यदि भाव 10% बढ़ा तो जो चीनी की कीमत में वृद्धि दर है, ये जो 10% है, ये प्रवाह की अवधारणा मानी जाएगी। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति की परिभाषा और अर्थ को समझने के बाद में हमें मुद्रास्फीति के संबंध में ये बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मुद्रास्फीति में कीमत स्तर में लगातार व उल्लेखनीय मात्रा में वृद्धि होगी। दूसरा, यह एक असंतुलन की दशा है। तीसरा फिर कि यह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है और इसका विश्लेषण प्रावैगिकी की सहायता से किया जाता है। अब हम आते हैं कि मुद्रास्फीति को किस प्रकार से मापा जाता है। मुद्रास्फीति की दर में जो है सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन की दर को देखा जाता है। इसका सूत्र बहुत ही सरल है और आपकी समझ में आ जाएगा। अगर हमें वर्ष टी में मुद्रास्फीति की दर ज्ञात करनी है, टी का मतलब कोई भी हो सकता है, 2020, 2019, तो उसको हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि वर्ष टी में कीमत स्तर माइनस वर्ष T-1 में कीमत स्तर बटा वर्ष T-1 का कीमत स्तर। यानी अगर हमें 2020 की ज्ञात करनी है तो 2020 का कीमत स्तर माइनस 2019 का कीमत स्तर बटा 2019 का कीमत स्तर इंटू 100। इसमें इंटू 100 हम और करेंगे, इंटू 100। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि कीमत स्तर को जो है हम सूचकांकों की सहायता से मान सकते हैं। हम मान लें कि वर्ष टी में कीमत स्तर 120 था और T-1 में 110। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें मुद्रास्फीति की दर ज्ञात करनी है तो 120 माइनस 110
बटा 110 इंटू 100, ये हमारा आ जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 10 बटा 110 इंटू 100, यानी 1000 बटा 110, या इसको हम लिख सकते हैं 100 बटा 11, और ये आ जाएगा लगभग 9%। तो मुद्रास्फीति की दर यहाँ 9% होगी। अब मुद्रास्फीति की जो दर है उसको ज्ञात करने के लिए कई प्रकार के जो है सूत्रों का प्रयोग भी किया जाता है, कई प्रकार के सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांकों के आधार पर जो मुद्रास्फीति ज्ञात की जाती है उसे मैंने पहले बताया था, मैंने हेडलाइन मुद्रास्फीति की दर कहा जाता है। फिर कोर मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए जो हेडलाइन मुद्रास्फीति होती है उसमें से ईंधन व खाद्य, फ्यूल एंड फूड की मुद्रास्फीति की दर घटा दी जाती है। जैसे मान लें कि हेडलाइन मुद्रास्फीति की दर 10% है, अगर हेडलाइन मुद्रास्फीति की दर 10% है और हमें कोर मुद्रास्फीति ज्ञात करनी है और फ्यूल व फूड है उसमें जो है 2% की वृद्धि या 2% की मुद्रास्फीति की दर पाई गई है, तो ऐसी स्थिति में कोर मुद्रास्फीति वो हो जाएगी हमारे पास 8%। यानी हम ऐसी चीज़ें जिनमें बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है उसको घटा देते हैं हेडलाइन में से, तो हमारे पास कोर मुद्रास्फीति आ जाती है। मुद्रास्फीति की दर को ज्ञात करने का एक दूसरा तरीका भी है जिसके अंतर्गत हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का प्रयोग करते हैं। इसको कैसे बनाते हैं ये हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो उसको मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि सूचकांकों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। इसमें हम खुदरा मूल्य शामिल करते हैं, है ना। भारत में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का प्रारंभ में जो आधार वर्ष है वो 1960 हुआ करता था, बाद में 1982 किया गया, फिर 2001 किया गया, और ये जो है सूचकांक मासिक आधार पर घोषित किए जाते हैं और उपभोक्ताओं के जीवन व्यय के परिवर्तन को ये सूचित करते हैं। तो मुद्रास्फीति का अर्थ वह माप जो है उसका जो सरल परिचय है ना, इसको हमें जानना चाहिए कि ये किस प्रकार से निकलती है, ताकि हमें पता रहे जब भी हम अखबार पढ़ते आता है आज मुद्रास्फीति की दर इतनी रही, तो हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से निकाला जाता है। भारत में जो है मुद्रास्फीति का उपभोक्ता के जीवन स्तर पर प्रभाव जानने के लिए उपभोक्ता मूल्यों का सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का उपयोग करना ज़्यादा उचित होता है। इसके लिए हम जो है किन्हीं 2 वर्षों के 12 महीनों के औसत सूचकांक की तुलना करके, है ना, पूरे वर्ष भर में बदली हुई स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं। और अब आजकल जैसे मैंने बताया था ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग सूचकांक बनाए जाने लग गए हैं, तो इस प्रकार से हम मुद्रास्फीति की दर को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब मुद्रास्फीति के संबंध में कुछ भ्रम हमारे सामने हैं, है ना, जो प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के सामने होते हैं, उन्हें हम भ्रम कह सकते हैं या दुविधा कह सकते हैं, जिनका स्पष्टीकरण होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न ये आता है कि क्या मुद्रास्फीति का अर्थ ये है कि इसमें वस्तुएं महंगी हो जाती है? इसका उत्तर है नहीं, है ना। मुद्रास्फीति का तो केवल यह अर्थ होता है कि औसत कीमत स्तर बढ़ रहा है, चाहे वस्तुएं महंगी हो रही हो या ऊंचे भावों में मिलती हो, लेकिन जब तक औसत कीमत स्तर स्थिर रहता है तब तक मुद्रास्फीति की दशा नहीं मानी जाएगी। यानी कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना मुद्रास्फीति नहीं है, सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना और औसत कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि होना मुद्रास्फीति कहलाता है। दूसरा, फिर हमारे पास शंका ये आती है कि क्या मुद्रास्फीति का अर्थ उत्तरोत्तर निर्धन होते जाना है? यानी क्या हम मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण हम निर्धन हो जा रहे हैं, हमारी जो परचेजिंग पावर है वो निरंतर कम होती जा रही है? ये भी ऐसा हो, ये भी कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि मुद्रास्फीति की जो अवधि होती है उसमें यदि मौद्रिक आमदनी बढ़ती जाए तो वास्तविक आमदनी बढ़ सकती है अथवा घट सकती है ना। अगर हमें मान लो मुद्रास्फीति की दर 10% है और हमारा वेतन 12% बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम उत्तरोत्तर निर्धन नहीं होंगे। जब तक 10% के बराबर वेतन में वृद्धि होती रहेगी तो हम उसी स्थिति में रहेंगे जैसी स्थिति में पहले थे। इसलिए हमेशा जरूरी नहीं कि मुद्रास्फीति की अवधि में लोग गरीब ही होते जाएंगे। मुद्रास्फीति के समय जहाँ तक एक तरफ कीमत स्तर बढ़ता है तो दूसरी तरफ लोगों की मौद्रिक आय भी बढ़ती है, इसलिए लोगों का अधिक निर्धन होना जरूरी नहीं होता है। फिर तीसरा हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि क्या जो है फर्में मजदूरों के हितों पर कुठाराघात करके मुद्रास्फीति के समय
अपने हितों या लाभों को आगे बढ़ाती है, यह होना भी आवश्यक नहीं है। क्योंकि मुद्रास्फीति की स्थिति में जरूरी नहीं कि मजदूरों के हितों को जो है हानि पहुंचाकर फर्में अपने मुनाफे अधिकतम करें। यह अलग अलग देशों की दशाओं व आय के वितरण पर उनके प्रभावों को देखकर ही जाना जा सकता है ना। जरूरी नहीं है कि मुद्रास्फीति के समय ऐसा हो। अगर मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी जाती है तो मुद्रास्फीति का प्रभाव कम हो जाता है या समाप्त हो सकता है। अब हमें ध्यान में रहना चाहिए कि जो विस्फीति या डिसइंफ्लेशन की दशा में कीमतों का बढ़ना तो जारी रहता है, लेकिन मुद्रास्फीति की दर घटती जाती है। जैसे मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 16% से घट करके 8% आ जाती है, तो कीमतों के बढ़ते जाने पर भी यह विस्फीति की दशा कहलाएगी, क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति पर कुछ सीमा तक नियंत्रण स्थापित हो गया है। यानी 16 से 8% होने का मतलब ये है कि जो वृद्धि थी उस वृद्धि की दर घटी है, वृद्धि होना बंद नहीं हुई है। अब पहले 16% से बढ़ रही थी तो अब 8% से बढ़ रही है। इसी प्रकार से मंदी की स्थिति में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति जो हमारी जीडीपी है में 2 या अधिक लगातार तिमाहियों तक यानी क्वार्टर्स तक गिरावट आती है, तो इस प्रवृत्ति के जारी रहने पर अर्थव्यवस्था महान मंदी के दौर में प्रवेश कर सकती है। वैसे जो मंदी वह डिप्रेशन में जो है तीव्रता का अंतर होता है, न कि किस्म का, है ना। समष्टि अर्थशास्त्र के जो जाने माने लेखक हैं ड्रॉनबुश, फिशर व स्टार्ट ने एक जगह मजाक करते हुए ये लिखा था या कहा था कि यदि हमारा पड़ोसी बेरोजगार होता है तो रिसेशन है, यानी अगर हमारा पड़ोसी बेरोजगार है तो मंदी है, और यदि हम बेरोजगार हो गए तो ये डिप्रेशन हो जाएगा। तो अब आप लोगों को आज मैंने मुद्रास्फीति का सामान्य परिचय, उसमें सूचकांकों की उपयोगिता, मुद्रास्फीति को कैसे ज्ञात किया जाता है, और कोर मुद्रास्फीति, हेड मुद्रास्फीति, विस्फीति, संस्फीति में किस प्रकार से क्या कहा जाता है, हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति में क्या अंतर है, और मुद्रास्फीति के संबंध में हमारे क्या भ्रम हैं, उनके बारे में अध्ययन किया।